हेलो बच्चों, मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर पे हम लोगों ने विचार किया था और अंतिम स्थिति में हम लोगों ने ज्ञात किया था कि है ना प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर किस प्रकार बनाया जाता है, उसका सिद्धांत क्या होता है और उससे टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। इन सभी विभिन्न बातों पर हम लोगों ने विचार करते हुए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर पे हम लोगों ने नॉलेज गेन किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उष्मा और ताप के ही क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग नई चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। जब किसी ठोस या फिर आप गैस या फिर आप लोग कह सकते हैं द्रव्य को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो अपनी आकृति में प्रसारित होते हैं, अपने आयतन क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो वो किस प्रकार होता है, यहाँ पर हम लोग जो है उस चीज़ पर हम लोग आज विचार करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग मेरे क्लास में बने रहें बच्चों और इन सभी टॉपिक्स पर आप लोग गंभीर हो करके है ना यहाँ पर मेरा साथ दें और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ इंपॉर्टेंट जो भी तरह की बातों को बताऊँगा उसे आप लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे, है ना। आप लोग का मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है बच्चों आलोक फिजिक्स क्लास, इसमें 11th क्लास का सभी प्रकार का पूरा वीडियो अपलोड किया गया है ना। यूनिट एंड डायमेंशन से मतलब इस अध्याय के 11th क्लास के जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के प्रथम चरण से है ना, इस मतलब फर्स्ट स्टेप से एकदम लास्ट स्टेप तक का सारा वीडियो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन का आप लोग मतलब जाएंगे, है ना, यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए आलोक फिजिक्स क्लास, है कि नहीं। वहाँ पर आप लोग जाके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आप लोगों को विभिन्न प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो शुरुआती दौर से आप लोग देख करके, है ना, शुरू से मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से देख करके आप लोग एक कॉपी में नोट्स बना सकते हैं उसको, और जो कि आप लोग के लिए भी बेनिफिट होगा, है ना, बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आप लोगों को थ्योरी बेसिस पर आप लोगों को सारा नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा नॉलेज हमको नहीं लगता कि कहीं आप लोगों को दूसरा चैनल में मिलेगा। भले यहाँ पर आप लोगों को मेरा पेपर और कलम का ही सुविधाएं आप लोगों को मैं दे पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर नॉलेज का भरमार है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ आप लोगों को ऐसा नॉलेज कहीं दूसरी जगह और नहीं मिलने वाला है। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो को देखें, एक उम्मीद लगा करके देखें कि मुझे नॉलेज गेन करना है। उसके बाद देखिए कि आप लोगों को नॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं। क्या आप लोग सही ढंग से आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या किसी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना। जहाँ तक बात रहा न्यूमेरिकल्स का बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स का भी एक नया हम टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी। जस्ट सिलेबस कंप्लीट होगा मेरा ये 11 क्लास का, उसके बाद हर एक जो लेसन है जिसको जिसको मैंने यूट्यूब में पढ़ाया है बताया है सभी का जो है ना एक न्यूमेरिकल्स क्लास आएगा बच्चों, जिसमें लगभग 10 से 15 है ना न्यूमेरिकल्स एक दिन जो है क्लियर मैं करूँगा, चाहे वो यूनिट एंड डायमेंशन का हो, चाहे वो किसी भी लेसन का क्यों ना हो, सारा का न्यूमेरिकल्स क्लियर होगा। तो आप लोग सिर्फ आप लोगों का काम यही है कि वीडियो को देख करके सिर्फ आप लोग थ्योरी में, है कि नहीं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। जब तक आप लोगों का थ्योरी पोर्शन क्लियर नहीं होगा न्यूमेरिकल्स एक स्टेप भी आप लोगों का नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो बच्चे, क्योंकि झारखंड बिहार और सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनका थ्योरी पोर्शन काफ़ी कमज़ोर होता है कि नहीं, क्योंकि क्लास में उन लोगों को उतना बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उन लोगों का बेस कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहला उम्मीद और मकसद मेरा यहीं पर है बच्चों कि आप लोगों का थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना और स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बिना समय को गवाए बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊष्मीय प्रसार, है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि आज थर्मल एक्सपेंशन हम लोग किसको कहा जाता है। तो इसके विषय में भी जानकारी लेना चाहिए कि किसी भी ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं ना बच्चों, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, या तो लंबाई बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने के साथ उसका क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ उसके आयतन में भी बढ़ोतरी होती है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसके बाद मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि देखिए जब ताप बढ़ता है कि नहीं, देखिए जब ताप बढ़ता है ना, जब ताप बढ़ता है तो, है ना, तो ठोस, है कि नहीं, जब ताप बढ़ता है तो ठोस में, है ना, तो ठोस में देखिए ठोस में लंबाई लंबाई
क्षेत्रफल, ठोस में लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन का प्रसार होता है कि नहीं। आयतन का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, आयतन का प्रसार होता है, प्रसार होता है। जबकि द्रव्य है कि नहीं, जबकि द्रव्य और गैस में सिर्फ, जबकि द्रव्य और गैस में सिर्फ आयतन का प्रसार होता है ना, आयतन का प्रसार होता है, आयतन का प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों की ठोस, है कि नहीं। तो ठोस के संबंध में उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में प्रसार होता है। देखिए लंबाई में प्रसार जो होता है, लंबाई में प्रसार, है कि नहीं, लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार कहा जाता है, लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है कि नहीं, रेखिक प्रसार या रेखीय प्रसार इसको हम लोग कहते हैं। क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है, देखिए क्षेत्रफल में प्रसार, है कि नहीं, क्षेत्रफल में प्रसार को, है कि नहीं, क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है, क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है कि नहीं। सरफेस एक्सपेंशन भी कहिए, चाहे आप उसको एरियल एक्सपेंशन भी उसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर एक आयतन में प्रसार होता है कि नहीं, आयतन में प्रसार, जो आयतन में प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, आयतनिक प्रसार कहा जाता है ना, आयतनिक प्रसार कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का प्रसार यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, है कि ना, और इसके बारे में बताऊंगा। एक लीनियर एक्सपेंशन है, एक एरियल एक्सपेंशन है और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो ये 3 प्रकार का प्रसार है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेखीय प्रसार से। तो देखिए रेखीय प्रसार किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में समझेंगे, है कि नहीं। रेखीय प्रसार क्या होता है, देखिए जब ठोस को गर्म किया जाता है, देखिए जब ठोस को गर्म किया जाता है या गर्म करते हैं, जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसका लंबाई में वृद्धि होता है ना। तो उसकी लंबाई में, जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है कि नहीं, लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के प्रसार को, इस प्रकार के प्रसार को, इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार कहा जाता है, रेखीय प्रसार कहा जाता है, रेखीय प्रसार कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्रेशन पर हम लोग जाते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक रॉड है कि नहीं, एक कोई भी धातु का एक रॉड है। इसकी प्रारंभिक लंबाई जो है बच्चों वो L0 है कि नहीं, ये इसकी प्रारंभिक लंबाई है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं बच्चों, है कि नहीं, अभी मान लेते हैं कि इसका कुछ भी टेम्परेचर होगा, जब भी कोई भी, यदि आप रॉड लेंगे, कोई भी धातु का यदि रॉड लेते हैं तो कुछ उसका प्रारंभिक तापमान तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, है कि नहीं। और उस तापमान पर इसकी प्रारंभिक लंबाई है L0। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, या आप ऐसे भी कह दीजिए कि इसका प्रारंभिक तापमान अभी T1 है कि नहीं, T1 इसका टेम्परेचर है। और जब इसका तापमान को हम लोग बढ़ा करके T2 कर देते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है बच्चों थोड़ी सी बढ़ जाती है कि नहीं। अब इस स्थिति में इसकी लंबाई कितना तापमान है, इसका T2 तापमान इसको दिया गया है। तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई, तो ये तो इसकी प्रारंभिक लंबाई इतना था, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उसको हम लोग कितना मान लेते हैं कि डेल्टा L लंबाई में वृद्धि हुई। और ये इसकी जो है प्रारंभिक लंबाई ही है, इतना आप ऊपर वाले फिगर से देख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि। तो इसकी कुल लंबाई को हम लोग यहाँ से यहाँ तक L मान लेते हैं। ये लंबाई कितनी हो गई, L। तो ये बात समझ में आ गया कि एक रॉड है जिसका प्रारंभिक लंबाई L0 है, L0 है, प्रारंभिक तापमान T1 पर। जब इसको तापमान T2 दिया जाता है तो इसकी लंबाई डेल्टा L से बढ़ जाती है। तो जो इसकी लंबाई, कुल लंबाई भी, उसको हम लोगों ने कितना मान लिया, L। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं। देखिए माना T1 ताप पर, है कि नहीं, T1 ताप पर एक छड़ की लंबाई, है कि नहीं, एक धातु की छड़ की लंबाई L0 है। जब ताप बढ़ाकर, देखिए जब ताप बढ़ाकर T2 कर दिया जाता है, जब ताप बढ़ाकर, है कि नहीं, T2 कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। लंबाई में वृद्धि
लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल होती है, डेल्टा एल होती है। तो T2 ताप पर, T2 ताप पर, है ना, T2 ताप पर छड़ की लंबाई, T2 ताप पर छड़ की लंबाई कितनी है, L है। और ये L किसके बराबर है बच्चों, L नॉट, है कि नहीं, L नॉट प्लस डेल्टा L के बराबर है। आप देख सकते हैं L किसके बराबर है, L नॉट प्लस डेल्टा L के बराबर है। तो ये इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा L का यहाँ पर मान ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए तो डेल्टा L इज इक्वल टू होता है कि नहीं, L माइनस L नॉट होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। क्लियर हो गया ये बात। अब यहाँ पर बात शुरू होती है, बात ये होती है कि जो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई में वृद्धि, देखिए छड़ की लंबाई में वृद्धि, है कि नहीं, छड़ की लंबाई में वृद्धि, छड़ की लंबाई में वृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। छड़ की लंबाई में वृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला बात यह है, कौन सी बात होगी कि लंबाई में वृद्धि क्या होती है, छड़ के प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है कि नहीं, प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है, प्रारंभिक लंबाई के या प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है, प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है, प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है। दूसरा बात होता है कि ताप में वृद्धि के भी समानुपाती होती है। देखिए ताप में वृद्धि, है कि नहीं, ताप में वृद्धि के भी समानुपाती होती है, ताप में वृद्धि के भी समानुपाती होती है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि जो छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या, छड़ के प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है, मतलब डेल्टा एल समानुपाती होगा, प्रारंभिक लंबाई एल नॉट है। उसके बाद क्या होगा, ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। तो डेल्टा एल समानुपाती क्या होगा, ताप में वृद्धि देखिए कितना हो रहा है कि देखिए प्रारंभिक तापमान T1 है और अंतिम तापमान उसका T2 है, तो तापमान में वृद्धि कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा। तो ये T2 माइनस T1 के भी समानुपाती होती है। तो T2 माइनस T1 को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, उसको हम लोग डेल्टा T मान लेंगे, है ना, सुविधा के लिए, ताकि बार बार T2 माइनस T1 हम लोगों को ना लिखे। दोनों को मिलाने पर लिखेंगे, दोनों को मिलाने पर, देखिए दोनों को मिलाने पर, है कि नहीं, दोनों को मिलाने पर, तो दोनों को मिला देंगे तो डेल्टा एल समानुपाती एल नॉट, और ये क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा टी। जहाँ डेल्टा टी क्या है हम लोग बता देते हैं, ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं जिसका मान है T2 माइनस T1। अब यहाँ पर यदि समानुपाती के चिन्ह को तोड़ते हैं तो एक नियतांक देना पड़ता है जिसका नाम होता है बच्चों अल्फ़ा, है कि नहीं, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है कि नहीं। इस अब क्या हो गया, अल्फ़ा दे दिए और यहाँ पर एल नॉट, यहाँ पर डेल्टा टी, जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है कि नहीं, जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है कि नहीं, जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे, है कि नहीं, रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, है कि नहीं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है इसको, रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से डेल्टा एल का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। या फिर आप लोग सबसे पहले एक बात यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा क्या होती है और इसकी मात्रक क्या होता है, ये भी बात पर हम लोग विचार कर लेते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का परिभाषा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, का परिभाषा, है ना, तथा मात्रक क्या होता है, आप बात को समझिए। तो अल्फ़ा बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल, यहाँ समीकरण 2 से निकालेंगे, डेल्टा एल और यहाँ होगा एल नॉट और यहाँ पर हो गया डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम लोग दो बातें हैं, देखिए यदि एल नॉट का मान यदि हम लोग 1 रख दें, है कि नहीं, और डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस रख दें,
तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या होगी आप लोग निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा वो डेल्टा एल के बराबर होगा। मतलब एकांक लंबाई के क्षण में यदि ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो जितना लंबाई में वृद्धि होता है उसे ही हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ गया। एकांक लंबाई कितना है, एल नॉट 1 करें तो एकांक लंबाई के क्षण में यदि ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो क्षण के लंबाई में उत्पन्न वृद्धि या प्रसार है ना रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ऐसा भी हम लोग उसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए एकांक लंबाई, देखिए एकांक लंबाई के क्षण है कि नहीं, एकांक लंबाई के क्षण में देखिए ताप वृद्धि एकांक हो, है कि नहीं, ताप वृद्धि एकांक हो तो क्षण में उत्पन्न है कि नहीं, क्षण में उत्पन्न प्रसार है ना, रेखिक प्रसार, क्षण में उत्पन्न प्रसार को क्या कहा जाता है, कौन प्रसार, रेखीय प्रसार है ना। यहाँ पे लिख देते हैं क्षण में उत्पन्न रेखीय प्रसार को है कि नहीं क्या कहा जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। रेखीय प्रसार को रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो अल्फा का जो यहाँ पर हम लोग मात्रक देंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात ये डेल्टा एल है, लंबाई में वृद्धि है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। यहाँ भी लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर। और ये ताप में वृद्धि है तो ये क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग डिग्री सेल्सियस। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो इसका मात्रक क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री, है ना, प्रति डिग्री सेल्सियस। या फिर आप केल्विन में लेना चाहेंगे तो प्रति केल्विन भी हो जाएगा। तो इसका मात्रक यही हो गया, प्रति केल्विन। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया कि रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषा कैसे दिया जाता है और साथ ही इसका मात्रक क्या होता है ना, रेखीय प्रसार गुणांक का। अब यहाँ से हम लोग इस समीकरण को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डेल्टा एल का मान है ना समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखिए कि डेल्टा एल का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एल का आप लोग देखिएगा तो डेल्टा एल का मान कितना है, एल माइनस एल नॉट, और फिर यहाँ पर है अल्फ़ा समीकरण 2 से एल नॉट, और ये हो गया डेल्टा टी। तो एल नॉट को हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी प्लस हो जाएगा एल नॉट। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच गया 1 और साथ में यहाँ पर क्या बच गया, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन मेरा निकल के आ गया, है कि नहीं, कि टी टेम्परेचर पर, है कि नहीं, कि तापमान में यदि वृद्धि जितना किया जाए उसके हिसाब से लंबाई, बात समझ में आ गया, कितना लंबाई तापमान में वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से लंबाई का व्यंजक आप निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गया। आप एक उदाहरण यहाँ पर भी हम आप लोगों को दे सकते हैं, है कि नहीं, जिससे आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए उदाहरण हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, है कि नहीं। क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि देखिए 5 मीटर लंबे, है कि नहीं, 5 मीटर लंबे है ना तांबे के किसी तार को देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर लंबे तांबे के किसी तार को 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि अल्फा का मान 1.7 इंटू 10⁵ है ना प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो तार की लंबाई में वृद्धि की गणना करें। ये प्रश्न है जहाँ तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है और टेम्परेचर में वृद्धि दिया हुआ है, मतलब डेल्टा टी को हम लोग क्या माना है, अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। तो अंतिम तापमान इसका 35 डिग्री सेल्सियस है और प्रारंभिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और अल्फ़ा का जो मान दिया गया है वो कितना है, 1.7 इंटू 10⁵ है कि नहीं प्रति डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करा कि तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है।
है कि नहीं, मतलब डेल्टा एल का मान हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, आप लोग जानते ही हैं कि अल्फा, है कि नहीं, अल्फा होता है प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि डेल्टा टी होता है। ये नहीं कि अंतिम लंबाई ज्ञात करना है, वो चीज़ नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना। तो सारी बातों को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1.7, अल्फा का मान रखेंगे तो 10 पे पावर 5। प्रारंभिक लंबाई कितनी हो गई इसकी, 5 मीटर है। और आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि डेल्टा टी कितना हो गया, 20 मीटर है ना। तो ये 20 है ना डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसको गुना करें तो 20 गुना 5 100 होता है कि नहीं, 100। और यहाँ पर हो गया 10 पे, है ना, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पर 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, इतना मीटर हो गया, ये है कि नहीं, इतना मीटर हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें अल्फा का मान जो है, क्योंकि यहाँ पर मीटर निकल जाएगा तो ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा, नहीं 10 पे पावर 5 मीटर, किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ अल्फा का मान जो है -5 है। मिस्टेक हो गया बच्चों लिखने में, है कि नहीं। तो यहाँ 10 पे पावर -5 है, तो यहाँ पर मैं -5 को लगा देता हूँ और गुना कर देता हूँ। अब देखिए, यदि यहाँ पर 10 पे पावर -5 है, यहाँ पर 100 है, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 से घट जाएगा। तो 1.7 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर। तो इतना या तो आंसर होगा, या तो आप लोग इसको मिलीमीटर में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -3 इज इक्वल टू कितना होता है, हमने 1000, आप लोग जानते हैं कि 1000 मीटर, मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है कि नहीं। तो ये चीज़ होता है। तो इसका मतलब है कि इसको आप यहाँ 10 पे पावर -3 हटा करके मिलीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1.7 मिलीमीटर, तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1.7 मिलीमीटर होगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि उस, है ना, लोहे की छड़ की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और दूसरा तरह से हम लोग प्रसार को जानने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार भी हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। तो क्षेत्रीय प्रसार हम लोग किसको कहते हैं, तो क्षेत्रीय प्रसार, तो क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, तो क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को, यदि ठोस को यदि आप गर्म करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। कि देखिए कि ठोस को गर्म करने पर, है ना, ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर उसके, है ना, ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, है कि नहीं, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है, को क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है। क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्षेत्रफल है बच्चों, ये एक क्षेत्रफल है ना। इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, A0 है। और जब इसका टेम्परेचर में हम लोग जब वृद्धि करेंगे तो इसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया इतना, है कि नहीं। तो ये किस टेम्परेचर पे था, T1 टेम्परेचर, जब इसको, है कि नहीं। और जब हम लोग इसका तापमान को बढ़ाकर T2 कर दिया तो इसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो कितना वृद्धि होगी, डेल्टा ए से इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जो बड़ा हुआ क्षेत्रफल है, ये जो बड़ा भाग है, इसका क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा ए से हुई। तो ये जो बड़ा वाला आप भाग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ए है। तो ए बराबर आप लिख सकते हैं छोटा क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल में हुई वृद्धि। तो ए इज इक्वल टू A0 प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि T1 ताप पर क्षेत्रफल कितना है, T1 ताप पर क्षेत्रफल A0 है ना। यदि ताप को बढ़ाकर, यदि ताप को बढ़ाकर T2 कर दिया जाए, यदि ताप को बढ़ाकर T2 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, है कि नहीं, ताप को बढ़ाकर के T2 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए होती है, डेल्टा ए होती है। यदि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, यदि बढ़ा हुआ या अंतिम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यदि अंतिम क्षेत्रफल ए हो तो, यदि अंतिम क्षेत्रफल ए हो तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा A0 प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण यहाँ से डेल्टा ए का मान निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस A0, इसको भी हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब क्षेत्रफल में जो हुई वृद्धि वही बात होगा। देखिए क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि
या क्षेत्रफल में वृद्धि, पहला बात किसके समानुपाती होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, है ना, प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होता है ना। इसका मतलब हो गया कि डेल्टा ए समानुपाती होगा ए नॉट। उसके बाद दूसरा कि ताप वृद्धि के भी समानुपाती होगा, देखिए ताप वृद्धि के समानुपाती होता है, ताप वृद्धि के समानुपाती होता है नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा ए समानुपाती होगा T2 माइनस T1 का, है ना। तो T2 माइनस T1 को हम लोग क्या मान लिए हैं बच्चों, डेल्टा टी माने हैं, है ना। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा ए समानुपाती ए नॉट, और यहाँ T2 माइनस T1 को हम लोग डेल्टा टी मानेंगे। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है, T2 माइनस T1 हो गया। समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक देंगे जिसका नाम है बीटा, लेकिन यहाँ पर बीटा देंगे और यहाँ पर हो गया ए नॉट, यहाँ पर हो गया डेल्टा टी। जहाँ बीटा एक नियतांक है कि नहीं, जहाँ बीटा एक नियतांक है ना, जहाँ बीटा एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, है कि ना, जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हम लोग कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यहाँ बीटा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसकी भी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, है कि नहीं। बीटा की परिभाषा देखिए, यहाँ पर बीटा की परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, तो बीटा की परिभाषा देने के लिए हम लोग बीटा का सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बटा ए नॉट इंटू यहाँ पर होगा डेल्टा टी। यदि देखिए यदि, है ना, ए नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। इसी से हम लोग इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या देंगे, देखिए एक, है ना, देखिए एकांक, है कि नहीं, एकांक, है ना, एकांक वर्ग मीटर, एकांक वर्ग मीटर वाले क्षेत्रफल, एकांक वर्ग मीटर वाले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ताप वृद्धि, में ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल में हो तो क्षेत्रफल में हुई, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हम लोग कहते हैं बच्चों। यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका मात्रक भी हम लोग दे सकते हैं। तो मात्रक, बीटा का मात्रक क्या हो जाएगा, लिख देते हैं बीटा का मात्रक। तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू कितना है, देखिए डेल्टा ए बटा ए नॉट इंटू डेल्टा टी है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का मात्रक आप लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, ये भी क्षेत्रफल है, इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। ये ताप है इसीलिए इसका डिग्री सेल्सियस होगा, मीटर स्क्वायर कट गया तो इसका क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस, या हो जाएगा केल्विन में लेना चाहेंगे तो प्रति केल्विन होता है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जो ये समीकरण जो आप लोग यहाँ पर देखें, समीकरण 1 है कि नहीं, और ये जो है मेरा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है। तो अब डेल्टा ए का मान समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे कि डेल्टा ए का मान, देखिए डेल्टा ए का मान, है ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर ये बात हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा ए का मान कितना है, ए माइनस ए नॉट है। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं ए माइनस ए नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए माइनस ए नॉट यहाँ पर रख देते हैं, ये हो गया ए माइनस ए नॉट। और यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो कितना है, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब ए नॉट को हम लोग बराबर को उधर ले जाते हैं तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए बीटा ए नॉट डेल्टा टी बराबर के इधर आया तो ये भी हो गया ए नॉट। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो इसके जगह में 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो देखिए ताप में वृद्धि करने पर कितना आप वृद्धि कर रहे हैं उससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्रफल, है ना, उस क्षेत्रफल का अंतिम क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा वो चीज़ आप लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। कितना ताप में वृद्धि की
और इस ताप में वृद्धि के बाद उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस समीकरण से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसी प्रकार कि आयतनिक प्रसार गुणांक क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आयतनिक प्रसार गुणांक क्या होता है। देखिए आयतनिक प्रसार गुणांक क्या होता है। देखिए ताप के साथ, देखिए ताप के साथ किसी ठोस, है कि नहीं, ताप के साथ किसी ठोस का, है ना, किसी ठोस या द्रव्य, है ना, या गैस, है कि नहीं, क्या लिखें कि ताप के साथ किसी ठोस या द्रव्य या गैस का आयतन में वृद्धि, का आयतन में वृद्धि को, है कि नहीं, आयतन में वृद्धि को आयतनिक प्रसार गुणांक कहा जाता है। आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं, आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया बात। आयतनिक प्रसार गुणांक हम लोग कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक मेरा छोटा सा आयतन है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक छोटा सा आयतन है, घन ही बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये एक घन है, एक छोटा सा आयतन है, कितना, T1 सेल्सियस तापमान पर इसका आयतन कितना है, V0 है कि नहीं, इसका आयतन कितना हो गया, V0 है। और जब हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बच्चों। आप लोग समझ में आ रहा है, इसका आयतन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार इसका आयतन बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार जो होता है इसका आयतन में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। मान लेते हैं कि इसकी आयतन में इस प्रकार जो होती है वृद्धि हो जाएगी। तो ये आयतन जो वृद्धि हुई कितना तापमान पर, T2 तापमान पर। तो T2 तापमान पर इसका आयतन कितना हो जाता है, V, और इसकी जो आयतन में वृद्धि हुआ है वो कितना हो गया, डेल्टा V है ना। तो यहाँ पर वही बात को लिखेंगे कि माना कि T1 ताप पर आयतन, T1 ताप पर आयतन कितना है, V0 है ना। देखिए ताप बढ़ाकर, है कि नहीं, ताप बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, T2 कर देने पर, ताप बढ़ाकर T2 कर देने पर आयतन में वृद्धि, है कि नहीं, आयतन में वृद्धि डेल्टा भी होता है या होता है। आयतन में वृद्धि डेल्टा भी हो जाता है। अंतिम आयतन भी है, अंतिम आयतन भी है ना, अंतिम आयतन भी। तो आप लोग कह सकते हैं कि यदि भी इसका अंतिम आयतन है तो भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं V0 प्लस डेल्टा भी। जैसे आप लोग पहले दो चीज़ देखे, सेम टू सेम वही बात यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर हम लोग भी को क्या लिख सकते हैं, भी इज इक्वल टू V0 प्लस हो जाएगा डेल्टा भी। तो डेट सिंप्लाइज डेल्टा भी का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि V माइनस V0 होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। देखिए आयतन में हुई वृद्धि, आयतन में हुई वृद्धि, आयतन में हुई वृद्धि दो बातों पर निर्भर करता है। पहले क्या होता है, प्रारंभिक आयतन के समानुपाती होगा, है कि नहीं, प्रारंभिक आयतन के, है कि नहीं, प्रारंभिक आयतन के समानुपाती होता है कि नहीं, प्रारंभिक आयतन के समानुपाती होगा, मतलब डेल्टा भी समानुपाती V0 होगा। दूसरा क्या होगा, ताप वृद्धि के भी समानुपाती होगा, है ना, ताप वृद्धि के समानुपाती होता है, ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि डेल्टा भी समानुपाती क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। अब दोनों को आप मिला दें, है कि नहीं, दोनों को मिलाने पर लिखेंगे, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा भी समानुपाती V0, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा T। शुरू से लिखते आ रहे हैं, तो डेल्टा T का मान कितना हो गया, T2 माइनस T1 हो गया। समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक देंगे गामा, है कि नहीं, गामा, इसका नाम हो गया V0 डेल्टा T। जहाँ गामा एक नियतांक है, देखिए जहाँ गामा एक नियतांक है कि नहीं, जहाँ गामा एक नियतांक है जिसे आयतनिक प्रसार गुणांक कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आयतनिक प्रसार, जिसे आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं,
है कि नहीं, जिसे आयतनिक प्रसार गुणांक हम लोग कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गामा का परिभाषा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, गामा का परिभाषा क्या होता है, तो गामा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर देखिए डेल्टा भी, और यहाँ हो गया भी नॉट इंटू डेल्टा टी। यदि भी नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब तथा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस हो, है कि नहीं, हो, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी होगा। तो इससे हमको इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि किसी ठोस, देखिए किसी ठोस का, है ना, किसी ठोस का, है ना, आयतन, किसी ठोस का, देखिए किसी ठोस का 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब आयतन में ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर, है ना, ताप 1 डिग्री, आयतन में ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में हुई वृद्धि, है ना, आयतन में हुई वृद्धि को, है ना, आयतन में हुई वृद्धि को क्या कहा जाता है ना, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन में हुई वृद्धि को आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं, आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं, आयतनिक प्रसार गुणांक हम लोग कहते हैं बच्चों। ये बात क्लियर हो गया। इसका भी मात्रक हम लोग उसी तरह दे सकते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, है कि नहीं, तो गामा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होगा, डेल्टा भी बटा, है कि नहीं, भी नॉट, और यहाँ पर डेल्टा क्यूब होगा, इसका मात्रक मीटर क्यूब हो गया, इसका भी मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आयतन है, और इसका मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में ले लीजिएगा तो प्रति केल्विन हो जाएगा इसका मात्रक। तो अब यहाँ पर बात आता है इक्वेशन का, फाइनल इक्वेशन का। तो इसको हम लोग यदि समीकरण 2 कहेंगे और समीकरण 1 से डेल्टा, है ना, भी का मान यहाँ पर रख देंगे, है कि नहीं। समीकरण 1 आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है कि डेल्टा भी इज इक्वल टू भी माइनस भी नॉट, ये मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं कि देखिए डेल्टा भी का मान, देखिए डेल्टा भी का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, तो समीकरण 1 से हम लोग रख देंगे यहाँ पर। तो ये क्या मिल रहा है हम लोग को, देखिए भी माइनस भी नॉट इक्वल टू गामा भी नॉट, और यहाँ पर हो गया डेल्टा टी, है ना। तो भी नॉट को बराबर के उधर ले जा सकते हैं, तो भी नॉट को उधर के ले जाइए तो ये गामा हो गया, भी नॉट डेल्टा टी बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस से ये प्लस में चेंज हो गया। तो भी इज इक्वल टू भी नॉट को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो इसके जगह में 1 हो गया, और इधर हो गया गामा, और ये क्या हो गया, डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन हो गया कि तापमान में वृद्धि करने के साथ, कि तापमान में कितना वृद्धि करेंगे, है ना, और आयतन उसका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि, है ना, जितना वृद्धि आप करते जाएंगे तो आयतन में वृद्धि भी उतना आपको मिलता जाएगा। तो कितने तापमान पर कितना आयतन होगा वो जानकारी के लिए आपको ये समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुका है बच्चों। अब हम लोग एक बात और देखना चाहते हैं बच्चों कि जैसे कि नियतांक है, हम लोगों ने देखा 3 गो नियतांक, है ना, 3 इसमें नियतांक देखा, जिसको हम लोग अल्फा, जिसको हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, है कि नहीं, और देखा दूसरा बीटा, जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और जिसको देखा हम लोग गामा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतनिक प्रसार गुणांक। इस तीनों के बीच में संबंध होता है, तीनों के बीच में एक संबंध होता है कि नहीं, संख्यात्मक रूप से कि ये किस किस अनुपात में बटे होते हैं। तो इसका मान हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका मान हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों ज्ञात करेंगे। और साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि घनत्व जो होता है, कि घनत्व का तापमान के साथ क्या परिवर्तन होता है, घनत्व का ताप के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये भी चीज़ हम लोग जानेंगे, ताप के साथ परिवर्तन क्या होता है। और साथ में ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे कि, है ना, ऊष्मीय प्रसार, है कि नहीं, ऊष्मीय प्रसार का आणविक मॉडल क्या होता है कि नहीं, आणविक मॉडल के आधार पर इसको हम लोग कैसे समझा सकते हैं, आणविक मॉडल के आधार पर इसको हम लोग समझा सकते हैं। और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि ऊष्मीय प्रसार का अनुप्रयोग क्या क्या होता है, इसका अनुप्रयोग क्या होगा,
क्यों हम लोग दैनिक जीवन में उसमें प्रसार हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। और साथ में हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे, यदि समय बचता है उसमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें प्रसार के कारण, है कि नहीं, जो पेंडुलम वाली जो घड़ियाँ होती है, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है कि नहीं, घड़ी होती है, उसके समय में क्या परिवर्तन आता है, पेंडुलम वाली घड़ी में क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ऊष्मीय प्रतिबल किसको कहा जाता है। ऊष्मीय प्रतिबल, है कि नहीं, किसको कहा जाता है, थर्मल, है ना, स्ट्रेस हम लोग किसको कहा जाता है। तो इतनी बातों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बच्चों। तो आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, जिसको, है ना, जानकारी में हमेशा होनी चाहिए, है ना। यूट्यूब में हमको नहीं लगता है कि ये सारे कोई टॉपिक्स होगा, है कि कहीं भी आप लोग खोज करके देख लीजिए तो ये छोटी छोटी बातों पर चर्चा किसी भी वीडियो में नहीं किया जाता है। बस चकाचौंध की ज़िंदगी में वो लोग खोए रहते हैं, बस सब्सक्राइबर में वृद्धि होती है कि नहीं, ओल जुलूल की बातें होती है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी मोड़ी होती है कि नहीं, और बच्चे जो होती है कि अच्छा समझते हैं और सब्सक्राइबर लोग का बढ़ाते हैं, वो लोग अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, टीचर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में मेहनत करते हैं टीचर, अब सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही टीचर नहीं हूँ कि जो यूट्यूब में आप लोगों को वीडियो के जरिए जो है पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर हैं, है कि नहीं, जो कि मेहनत के साथ एक एक टॉपिक्स को खोज खोज करके बताते हैं, है कि नहीं। तो उन लोगों का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बच्चे डीप नॉलेज को गेन नहीं करते हैं। जहाँ पे आप लोगों को डीप नॉलेज मिल रहा होता है, बच्चे जनरली उस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बोरिंग फील हो जाता है। बट यहाँ पे हमको जो है कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात यही सोचते हैं कि इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। अरे इंटरटेनमेंट, फिजिक्स को समझने वाले के लिए जो होती है, फिजिक्स से अच्छा थ्योरी और क्या इंटरटेन कर सकता है। कहा भी जाता है कि फिजिक्स पढ़ने वाले, मतलब भौतिक से भौतिक सुख प्राप्त करने वाले ही इंसान को, व्यक्ति को भौतिक का सच्चा ज्ञान मिलता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि भौतिक से ही भौतिक सुख, भौतिक सुख आप लोग किसको कहते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमको सुख सुविधाएं मिलती है उसको हम लोग भौतिक सुख कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कि भौतिकी से ही भौतिक सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही भौतिकी का सच्चा ज्ञान मिलता है कि नहीं। तो भौतिक से ही भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करिए, तभी जाकर के फिजिक्स का आप लोगों को रियल नॉलेज मिलेगा बच्चों, है कि नहीं। चकाचौंध की ज़िंदगी से कोई मतलब मत रखिए, मैथमेटिक्स के पीछे भागिए, फिजिक्स के पीछे भागिए, तब पता चलेगा कि ये दुनिया क्या है, सच्चाई क्या है इस दुनिया की। तभी आप लोगों को अच्छा सही ढंग से ये मालूम हो पाएगा, है कि नहीं। बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, इंटरमीडिएट पार कर जाते हैं, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैंने 11th-12th में क्या सीखा, है कि नहीं। बस रिजल्ट हो जाता है उसका, फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है उसका, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि उसने सीखा क्या। बस वैसे ही टीचर्स के साथ पढ़ने पर आप लोगों को इस चीज़ के विषय में ऐसा ही मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन आप लोग यदि किताब के बीच पढ़ेंगे, हमेशा किताब को रीडिंग करिए, एक एक थ्योरी को समझने का प्रयास करिए हमेशा, है कि नहीं। अच्छे टीचर का सहारा है ना, उसको चूज़ करिए अपने लाइफ में कि मेरे कौन से टीचर हैं, है कि नहीं। चाहे वो आपके दैनिक जीवन के टीचर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के टीचर हों, कौन से टीचर आपको ज़्यादा नॉलेज दे रहा है कि नहीं। जो कौन सा ऐसा टीचर है जो मुझे एक गहराई से चीज़ों को बता रहा है ना, तो उसके पीछे भागिए। तो वो आपको जो है एक सही दिशा दिखाएंगे, है कि नहीं। चकाचौंध की ज़िंदगी आप लोग जा रहे हैं कि नहीं, ये बोर्ड में पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा है, कंप्यूटर बोर्ड में पढ़ा रहा है कि नहीं, वाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है कि नहीं। ये क्या पढ़ाएगा, कॉपी पेन वाले, है कि नहीं। लेकिन ये सब आपका यदि सोच है तो ये भयंकर ही गलत सोच है कि नहीं। आप मिलान करके देख लीजिए, दोनों के बीच में डिफरेंस को जान करके देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रियल में होता क्या है, असलियत क्या चीज़ है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, इतनी ही बातों के साथ जो है आज मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी प्रकार हमारे वीडियो पर आकर के आप लोग वीडियो को देखें और रियल नॉलेज को गेन करें बच्चों, है ना। तो ठीक है, आप लोग के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, है कि नहीं। आप लोग हमेशा पढ़ते रहें, है कि नहीं, और हमेशा खेलते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहे बच्चों, है कि नहीं। थैंक यू बच्चों, लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।